फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की है और आज हम इसके जो दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोफैक्टर्स, फिर इसके बाद में इसका माइनस है, फिर इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस पढ़ते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ मैट्रिक्स, फिर इसके बाद इसका कोफैक्टर्स पढ़ेंगे। तो पहले अपन देखते हैं माइनस क्या होते हैं इसके, माइनस क्या होते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी। ठीक है, ये इसकी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो आपको माइनस निकालना, सबसे पहले M11 मान लेते हैं। M11 या फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखो क्या होगा, ये ऐसे करके आप छुपा दो, फर्स्ट एलिमेंट को छुपा दो ऐसे करके, कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों साइड। तो कौन बचा, डी। तो M11 होगा डी। एज इट इज फिर 1 2 के लिए देखते हैं, तो 1 2 मतलब ये है, तो इसके लिए ये देखेंगे तो क्या आएगा, सी। ठीक है, फिर इसके बाद में M1 M21, अब इसके लिए देखेंगे तो सी के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, बी, और M22 के लिए क्या आएगा, ए। ठीक है, तो ये माइनस होते हैं। ठीक है, एज इट इज अगर मैं मेरे को 3x3 की निकालना है, 3x3, तो जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये है मेरे पास में एलिमेंट है। तो M11 निकाल दें, M11 क्या होगा, 1 एलिमेंट के लिए देखें तो 1 एलिमेंट के लिए यानी 1 को कॉलम वाइज और रो वाइज छुपाना है, तो क्या हो गया, ई आई और ये, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट होगा ई आई माइनस एच एफ। ठीक है, ये इसका माइनर होगा। एज इट इज M12 क्या होगा, M12 क्या होगा, 1 2 के लिए देखते हैं, 1 2 के लिए क्या रहेगा, बी को छुपा देते हैं, तो डी आई और जी एफ, यानी डी आई माइनस जी एफ। एज इट इज M13 क्या होगा, सी के लिए देखेंगे तो सी के लिए क्या होगा, ये वाला, तो डी एच माइनस जी ई जी। ठीक है, ये बोल सकते हैं एज इट इज सबका आपको निकालना है। ठीक है, M11 सब निकालना पड़ सकते हैं आपको, M21 भी निकालना हो सकता है, M22, M23, M31, 32, 33। ठीक है, सबका सब करके निकाल सकते हैं। दिस इज द माइनस। ठीक है, ये माइनस है। तो अभी देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या है एक्चुअली में, कोफैक्टर है हमारे पास में, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान ले सी आई जे हमको निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 इंटू आई प्लस जे, और ये यहां पे हो जाएगा एम आई जे। ठीक है, दैट मीन्स जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे अभी जस्ट मैंने लिया था मैट्रिक्स ए था, ए बी सी डी। ठीक है, एबीसीडी है, तो यहाँ पे बताओ इसका M11 क्या होगा, M11 जस्ट अभी निकाला था डी, M12 क्या होगा, M12 इसके लिए सी, फिर M121 कितना हो जाएगा, M21 हो जाएगा बी, और M22 क्या हो जाएगा, ए। ये है। बट अकॉर्डिंग टू कोफैक्टर में क्या देगा, देखो C11 अगर मैं निकाल रहा हूं, C11 आई और जे की जगह 1 1 लिखता है, तो इक्वल टू क्या होगा, -1 उसकी पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे M11, तो M11 की वैल्यू कितनी, डी, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, तो 1 इंटू डी कितना होगा, डी होगा। फिर C12 निकालते हैं, तो -1 की पावर 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। फिर M12 की वैल्यू कितनी, सी है, तो -1 की पावर 3 कितना होता है, माइनस होता है, इसलिए इसका -c आएगा। एज इट इज C21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, फिर इसके बाद में M21, तो 2 + 1 3 होता है, 3 यानी माइनस आएगा, और 21 कितना -b, ये हो जाएगा। और C22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 2 + 2 M22, तो 2 + 2 4 होता है, इसलिए इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा कंसेप्ट यहां से क्या पता चल रहा है कि जहां पे ऑड नंबर्स है, मतलब सम जो दे रखा है वो ऑड है, तो वहां पे नेगेटिव होगा, बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस में। ठीक है, जैसे यहाँ 2 1 है, 2 2। अब बताओ नेगेटिव कहां आ सकता है, 3x3 में देखें तो 3x3 में नेगेटिव किसके लिए होगा, देखो 3x3 में 2 1 के लिए होगा, 1 2 के लिए होगा। ठीक है, फिर 3 2 के लिए होगा, 2 3 के लिए होगा। ठीक है, ये एलिमेंट जो होंगे नेगेटिव होंगे। तो इसी टाइप से हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, ये कोफैक्टर होते हैं।
एक 3x3 का करके निकालते हैं, ठीक है, 3x3 का करके निकालते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 1 0 0 2 0 3 1 5 1 -1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं हमको, माइनस और कोफैक्टर दोनों, ठीक है। मैं आप चलो 1 1 अपन मतलब फर्स्ट रो से हमेशा करते ही है, मैं थर्ड रो से करके बता देता हूँ, ठीक है, या सेकंड रो से कर लेते हैं। चलो सेकंड रो से करते, देखो सेकंड रो में क्या होगा, M21 होगा, M21, तो देखो 2 1 है, मतलब ये एलिमेंट है, जो भी दे रखा है उसको कॉलम वाइज और रो वाइज छुपा देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो देखो 0 -1 और ये 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M22 देखते हैं इसके लिए, 0 के लिए, तो ये और ये, तो ये बच्चा, ठीक है, तो -1 और ये 0, तो ये हो गया -1। फिर M23 देखते हैं, M23 क्या होगा, लास्ट वाले के लिए छुपा देते हैं, ये तो 1 और 0, तो ये आ गया 1। अब कोफैक्टर निकालना है हमको, कोफैक्टर क्या होगा, C, देखो C11 C21 देखना, तो C21 देखो सम कितना हो रहा है, ऑड हो रहा है, इसलिए जिसका नेगेटिव, तो 0 का नेगेटिव तो 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C22, अब इसका तो कोई, क्योंकि 2 + 2 4 हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ पे C23, अब यहाँ पे देखो 2 + 3 5 हो रहा है, इसका मतलब इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज हो गया -1, सो देखो माइनस हो गए ये वाले, कोई फैक्टर हो जाएंगे ये, ठीक है, ये। अब मैं तुमको एक और कंसेप्ट सिखाता हूं डिटरमिनेंट फाइंड करने का, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करने एक और तरीका, वो है सारस डायग्राम। सारस डायग्राम, सारस डायग्राम से आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब तरीका क्या है, तरीका क्या है, आप क्या करो, जो भी दे रखे हैं ना ये मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स दे रहे हैं उनको कॉलम वाइज, पहले वाले 2 कॉलम को एक और बाद में लिख दो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिटरमिनेंट क्या होगा, तरीका ये है, देखो 1 0 0 2 0 3 5 1 -1। जनरली यूज मतलब है ही नहीं यूज, इतना अगर क्वेश्चन में आते नहीं है, बट आपको कभी डायरेक्ट करना हो कंपटीशन एग्जाम के लिए तो जरूरी है, देख लो। तो ये हो गया, फिर इसके बाद में ये 2 कॉलम को वापस रिपीट करो, देखो 1 0 2 0 5 1। अब आप क्या करो, डायगनली आप मल्टीप्लाई करते जाओ, डायगनली मल्टीप्लाई करते जाओ, तो जस्ट नॉर्मल मैंने देखो बताया था, डिटरमिनेंट जो फॉर्मूला किया था, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो यही मेथड यहाँ पे लगता है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये 1 0 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 0 0, ठीक है, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल ऐसे लेंगे हम, ठीक है, ऐसे करके ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहे, ये करके अब हम ऑफ डायगोनल ऐसे चलेंगे, तो ये 0 हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद में ये इनका मल्टीप्लाई, तो ये 3 हो गया, फिर इनका मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, 0 -3, आंसर आया -3, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या है इसका, -3। डिटरमिनेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू है इसकी। तो सारे डायग्राम में क्या है, आप क्या करो, जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनको 2 कॉलम को रिपीट कर दो, 2 कॉलम को रिपीट करने के बाद में आप डायगोनली मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस ऑफ डायगोनल वाले प्रोडक्ट कर दो और माइनस करके आंसर लिख दो, जो उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने 2-3 कंसेप्ट पढ़े, एक तो पढ़ा कोफैक्टर, माइनर और सारस डायग्राम। अब इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन आप जैसे कि बताया मैंने, इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी कितने मार्क का, 3 मार्क का आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो ऑब्वियसली बात है 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, इसमें तो मैक्सिमम क्या 100% प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में से आता है, ठीक है। तो आपको यही एक्चुअली करना है। अब पहले देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैं सारा एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ 2 rows and columns are equal, then
डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो कि मैं डिटर्मिनेंट दे रखा 1 0 0 2 0 3 1 0 0। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों सेम है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। कोई भी दूर हो जाए, कोई भी कॉलम भी देख लो, अगर कॉलम कहीं इक्वल हो गए तो भी आंसर 0 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर 0 आएगा। सेकंड है इफ एनी रो और एनी कॉलम ए हैव ओनली 0 एलिमेंट। मतलब ये कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सिर्फ 0 ही है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, जैसे मान लो ये है 0, जैसे मान लो 1 2 3 2 5 6 0 0 0। ये हो गया 0 0 0। तो देखो एक रो पूरी 0 है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है आपको डायरेक्ट आंसर निकालने के। आपको अगर कहीं भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो इक्वल दिख जाए या फिर किसी भी एक में सारे के सारे 0 दिख जाए तो आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? क्या थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि इफ एनी रोज और कॉलम आर interchange then determinant of A will be equals to negative of that first determinant। ठीक है, जो नया वाला अगर मान लो नया वाला अपन λ1 मान लेते हैं तो that will be equals to माइनस ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, जैसे कि देखो कल अपन ने किया था, कल मैंने एक बताया था ना 14 वाला, वही वाला सेम। तो क्या करें, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट दे देगा 2 3 5 4, ये है इसका डिटर्मिनेंट। क्या होगा बताओ? 8 माइनस 15 क्या आएगा? 8 माइनस 15 आंसर आ जाएगा -7। बट मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूं। मान लो इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो 5 4 और 2 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, रोज को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा बताओ? 15 माइनस 8 आंसर क्या आया? 7। तो बताओ ये क्या आया इसका आंसर? इसका आंसर क्या आया? A1 इक्वल्स टू क्या हो गया? A1 का डिटरमिनेंट माइनस ऑफ A आया। ठीक है, पहले वाले का नेगेटिव आया। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या पता चला कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज, कॉलम को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंटरचेंज करें तो आप क्या करो, उस डिटरमिनेंट के आगे नेगेटिव पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। इफ एनी रोज और कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन लैम्डा, देन डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फर्स्ट डिटरमिनेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 इसकी प्रॉपर्टी 4th प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखो 4th प्रॉपर्टी ये है कि आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन 4th प्रॉपर्टी इसकी एलिमेंट्री ऑपरेशन की है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन की है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब होता क्या, जैसे मान लो किसी भी मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में ऑपरेशंस करते हैं। जैसे मान लो मैं R1 को चेंज कर सकता हूँ, रो को चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से कि R1 प्लस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो R2 ऐसे करके। ठीक है, अगर कॉलम को भी चेंज कर सकता हूँ, कॉलम प्लस K इंटू C2। आप ये C1 C2 को चेंज कर सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। एक रो एक कॉलम को किसी भी करके चेंज कर सकते हैं। बस इसमें इतना ध्यान रखना, आप जिसको चेंज कर रहे हो, आप जिसको चेंज करे वो हमेशा पहले आएगा। जैसे R1 को चेंज R1 आएगा, C1 चेंज C1 पहले आएगा, और ये। और जिससे भी आपको दूसरे वाले को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट जिसको चेंज कर रहे हो उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा दूसरे वाले को ही करते हैं। और करो या नहीं करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बट हमेशा ये नेसेसरी कंडीशन याद रखना
कि पहले वाले जिसको चेंज करें उसमें कभी भी ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसको कभी दूसरी जगह यूज भी नहीं लेते। जैसे मान लो मैं R1 इक्वल टू क्या कर रहा हूं, R1 ले रहा हूं, R1 प्लस के R2। अब मैं R3 को ऐसे R3 माइनस R1 ने ले सकता, R1 भी कर रहा हूं और उसके साथ साथ में R3 माइनस R1 भी कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे यूज आ रही है। तो एक साथ कभी यूज नहीं लेते, मतलब अगर आपको दोनों कभी कभी नेसेसरी कंडीशन हो जाए दोनों साथ में यूज लेने, तो आप कभी दोनों साथ, कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब जिसको चेंज करे वो वापस नहीं आना चाहिए। बस ये ध्यान रखो, आप यहाँ R2 ले सकते हो, तो ये देखो ये R दोनों का सेम, पीछे वाला सेम, जिसको चेंज करना वो आगे हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो दिस इज द एलिमेंट्री ऑपरेशन यू कैन यूज इन गिवन डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑपरेशन यूज ले सकते हैं। तो यहां से ये प्रॉपर्टी आती है। फिर इसके बाद में ये है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका जैसे मान लो एक फिफ्थ है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट ये दे रखा है 1 2, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है तो 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको बोला इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, ओनली डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी में 1 1 होना चाहिए, डायगोनल में 1 1 नहीं चलेगा, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाल, आप क्या करो, उनके खाली डायगोनल के एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट कर दो, दैट मींस इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30। समझ गए, ठीक है। जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट है A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A B C, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इफ एनी एलिमेंट if all elements of rows or column is multiplied by kin, ठीक है। अगर कोई भी एक नंबर, कोई भी रो के सारे, यानी कोई भी रो या कोई भी कॉलम, सारे एलिमेंट अगर एक एलिमेंट एक के से मल्टीप्लाई हो, देन इट कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन वैल्यू आउट ऑफ डिटर्मिनेंट। ये अपनी मेरी तरफ से बनी हुई है, समझ लेना, समझ जाओगे तुम, है क्या। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रोज और अ कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय k, देन इट कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन वैल्यू आउट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट ऐसा दे रखा है 2 3 5 5 4 6 2 4 6, ठीक है। तो यहां देखो इस वाले में, नीचे वाले, सबसे नीचे वाले रो में देखो तो क्या आएगा, 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो सब में 2 कॉमन आ सकता है, देखो तो 2 कॉमन हो गया इसमें, तो मैं से 2 को बाहर ले सकता हूं, तो यहाँ 2 3 5 5 4 6 और यहाँ मैंने 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे करके बन गया। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी और में भी आता है तो और में भी आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है। फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो इससे मैं देखो समझ गए, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ रोज ऑफ अ कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय k, तो यहाँ पे k क्या है, 2 है, देन इट कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन वैल्यू आउट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। उस गिवन डिटर्मिनेंट से आप बाहर ले सकते हैं। ये हो गया इसका नेक्स्ट। नाउ 7 प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी क्या है इसकी, 7 प्रॉपर्टी ये है कि कोई, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है a b c प्लस k d, e f g प्लस k f, सॉरी k g,
कुछ भी ले लो, मान लीजिए के जेड, फिर इसके बाद में एम एन ओ प्लस के पी, ठीक है। ये अगर आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे। आप क्या करो, ए बी सी ई एफ जी एम एन ओ, ये कर दिया, ठीक है, यानी पहले वाले का लिखिए। और ये जो है इसको प्लस करके आप लिख सकते हो ए बी के डी ई एफ के जेड और एम एन के पी, ठीक है। अरे यार, डिटरमिनेंट अगर इस तरीके से दे रखा होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? अब क्या करो, इसको ए बी सी ई एफ जी एम एन ओ, ये प्लस, फिर इसके बाद में ए बी, पीछे वाला एलिमेंट अब के डी, फिर इसके बाद में ई एफ के जेड और एम एन के पी। अब इसमें वापस आप देखो के बाहर ले सकते हो, क्योंकि थर्ड कॉलम में पूरे में के मल्टीप्लाई के बाहर ले सकते हो, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी बताई मैंने, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपके अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर दो एलिमेंट ऐड होके आ रहे हैं तो आप क्या करो, एक तो पहले वाले एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले दो, प्लस फिर दूसरे वाले के साथ में लिख दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से करके लिख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन है इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज 7th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अपने यहीं पे सारे के सारे क्या था, एलिमेंट्री। आज हमने क्या पढ़ा, जैसे माइनर्स, कोफैक्टर्स, माइनर, कोफैक्टर, इसके बाद में इसका सारस डायग्राम देखा, फिर इसके बाद में डिटर्मिनेंट देखा। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है। इन सबको आप अपन जब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे, एक करके क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे, उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज का जो है, आज सिर्फ आप बेसिक बना के रखो कि आज ये होता है, ठीक है। ट्राई करो, देखो तुमसे कुछ क्वेश्चन होते हैं तो देखना अपने हिसाब से, बट मेरे हिसाब से आप खाली इतना करके देख लेना, पढ़ के रख देना कि क्या कुछ होता है, ठीक है। तो यही बस इतना था आज की क्लास, तो थैंक यू सो मच।